प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, उसमें हम आज करने जा रहे हैं व्यंजन वर्ण। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? व्यंजन वर्ण। जब हम व्यंजन संधि करेंगे तो इन्हीं व्यंजनों का सारा हमें लेना पड़ेगा, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जब आपको ये व्यंजन वर्ण समझ में नहीं आएंगे तो आपको व्यंजन संधि भी समझ में नहीं आएगी। व्यंजन संधि को समझने के लिए आपका 100% है वो इसमें देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने व्यंजन वर्ण की ओर। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण। अब देखिए, आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में भी मुझे अवश्य बताइए। तो चलिए व्यंजन वर्ण। तो प्यारे मित्रों, व्यंजन वर्ण करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा। आज का टॉपिक बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहें। परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? अकेले उच्चारित नहीं होते, सहारा लेना पड़ता है। किसका? स्वर वर्ण का सहायता से किया जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बारे में हमने क्लास 1 में डिटेल से पढ़ लिया था, वर्णमाला की जो क्लास 1 थी। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलिए आगे चलिए। जैसे किस प्रकार सहयोग लिया जाता है व्यंजन वर्णों का। देखिए, जो व्यंजन वर्ण होते हैं अकेले उच्चारित नहीं कर सकते इनको। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा क, यहाँ पर लिखा ख, यहाँ पर लिखा ग। तो ये अपने आप में क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। इनके नीचे क्या लगा होता है? हल लगा होता है, हलंत जिसे कहते हैं, वो लगा होता है। इसका मतलब ये क्या है? अधूरे हैं। इनके प्लस में क्या लगेगा? क प्लस ए, तब जाके ये क्या बनेगा? पूरा क बनता है। आई बात समझ में? ए की हालांकि कोई मात्रा नहीं होती, ए की मात्रा नहीं होती, परंतु पता कैसे चलता है कि ए की मात्रा लगी हुई है? अगर किसी व्यंजन वर्ण में ए की मात्रा नहीं है तो उसके नीचे क्या लगा होगा? ऐसे हल लगा होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब है इसमें ए सम्मिलित नहीं है। आई बात समझ में यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन पुट होते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैं इसको हटा देता हूँ। लिखिए भी, देखिए, परीक्षा में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन हिंदी। पहले थोड़ा मैं समझा देता हूँ, आप लिख लीजिए पहले, ताकि बाद में समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नोट लगा के लिखिए, NOTE, नोट लगा के लिखिए। हिंदी वर्णमाला में, आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 39 होती है भाई, 39 होती है। अब जैसे ही मैंने 39 लिखा है तो कई साथियों के मन में गड़बड़ेशन हो गई भाई, सर ऐसे कैसे बता रहे हैं 39? ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। कौन कौन से होते हैं पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। लिखिए,
क्वेश्चन किस प्रकार पुट होता है? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजनों को हटा दिया जाए तो शेष वर्णों की संख्या होगी। आई बात समझ में? अब देखिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 4, आप लिखना, इनको कॉपी में लिखना, आपको पता चल जाएगा कितनी होती है। चलिए लिखिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सबसे पहले 33, 35, 48 और 29, ये 4 आपके पास ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन है। आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। अब मेरा मानना है कि कई साथियों का 33 उत्तर होगा और कई साथियों का 48 होगा, कई साथियों का 35 होगा, यही होगा। परंतु क्या करना है, जब भी परीक्षा हॉल में बैठे सबसे पहला काम यह है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्रश्न की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, वो सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करना है। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में उस सम व्यंजनों को हटा दिया जाए तो शेष वर्णों की संख्या कितनी है? अब देखिए, उस सम व्यंजन कितने होते हैं? उस सम व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और हिंदी वर्णमाला की बात की जा रही है तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होगी 52। कितनी होती है? 52। अब 52 में से 4 निकाल दिए, पीछे अपने बच गए 48, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या रह जाएगा? 48। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपने ऊपर देखा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 है, नहीं कि वर्णों की। वर्णों की 52 है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। अब देखिए कौन कौन से, इसको हटा देता हूं मैं, आप आगे लिखिए भी, इसको हटा देता हूं यहाँ तक। चलिए अब लिखिए कौन कौन से, संख्या कितनी होगी? 39। अब देखिए सबसे पहले अपने हैं स्वर वर्ण, हमने कर लिए थे, कितने होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं 11। कितने हो गए? 11। अयोगवाह है, ये अयोगवाह क्या होता है भी? मैंने आपको बताया कि अयोगवाह का अपना एक अलग ही रुतबा होता है। अयोगवाह 2 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? अंग और अ है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुस्वार, और दूसरा अपना कौन सा है? विसर्ग। आई बात समझ में? ये 2 क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। इनको स्वरों में क्यों रखा गया है? इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? कि आपको पता है कि व्यंजन वर्ण अपने आप में क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। स्वरों में इसलिए रखा गया है कि इनकी एक खुद की पावर होती है, इनके पास एक शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है? कि इनकी सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे कंग, आई बात समझ में? अपने ऐसे लिखते हैं ना, क्या है? प्रातः लिखते हैं कि नहीं लिखते? अब ऐसे वर्ण लिखते हैं तो क्या है कि इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो ये स्वरों में भी काम आते हैं और व्यंजनों में भी काम आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह, क्योंकि इनकी एक अलग शक्ति होती है, अपने आप में ये पावरफुल होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए कितने स्वर अपने हो गए? 11, अयोगवाह हो गए 2। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। आई बात समझ में? इसके बाद आता है अपना अंतस्तः व्यंजन। कौन सा? अंतस्तः व्यंजन।
इसको करेंगे हम डिटेल में। पहले देखिए कौन कौन से अंत से व्यंजन कितने होते हैं, 4। फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये कितने होते हैं सर, ये भी अपने होते हैं 4। आई बात समझ में। इसके बाद होते हैं अपने 4 संयुक्ताक्षर। 4 क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर। लिखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हो गए, 4। अब गिनिए इनको, कितने हो गए, 11, 11 और 2 13, 13 और 25 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50। अब 2 रह गए, कौन से रह गए, द्विगुण व्यंजन रह गए। कौन से, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होते हैं अपने 2। अब ये आपको पता है अयोगवाय स्वर, आपको पता है 25 ये होते हैं क से लेकर के मैं तक। आई बात समझ में। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से, य, र, ल और व। ये 4 हो गए अंतस्थ। उत्सम व्यंजन ये होते हैं 4। कौन कौन से, श, स, स और है। इसके बाद संयुक्ताक्षर ये 4 होते हैं। कौन कौन से, अक्षय, त्रय, ज्ञ और अपने जो श्री वाला लिखते हैं श्रय। और द्विगुण व्यंजन होते हैं वो होते हैं अपने 2। कौन कौन से, एक तो होता है ढ, एक होता है ढ। यानी कि इनमें द्विगुण यानी कि 2 गुणों की क्षमता होती है, इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब कर लीजिए इनका विवेचन। आई बात समझ में। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले करेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए अपने स्वर वर्ण कर लिए, अयोगवाय साथ साथ में चलता रहेगा, करते रहेंगे, बीच बीच में आता रहेगा। अब करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 5 × 5 25। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये सारणी बड़ी काम की है। अब देखिए, लिखिए स्पर्श व्यंजन, हेडिंग डालिए क्या, स्पर्श व्यंजन। अपने 52 पूरे हो गए। इन्हीं की सहायता से हम व्यंजन संधि करेंगे, इन्हीं की सहायता से हम विसर्ग संधि भी करेंगे। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए अब इसकी थोड़ी परिभाषा लिख लीजिए आप, साथ साथ में समझेंगे, साथ साथ में परिभाषा लिखेंगे। लिखिए भी, जिन व्यंजन वर्णों के का लिखो आप, का उच्चारण करते समय, अपने को विद्वान नहीं बनना, बस अपने को समझ में आनी चाहिए परिभाषा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, क्या, हवा, जब हम बोलते हैं तो मुख से हवा निकलती है, वही हुआ हवा मुख के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को छूकर बाहर निकलती है उसे या फिर उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अब ये बोलेंगे ना हम, तो हमारी जीभ है जो मुख के किसी न किसी अवयव को जरूर टकराएगी, उससे टकराकर ही हवा बाहर निकलेगी। स्वर ही एकमात्र है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, इनका व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता। चलिए अब देखिए,
अब आप इसको समझिए, आगे मैं सारणी पहले इसको लिख लीजिए, फिर नया पेज लेते हैं, उस पर अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आगे वाले पेज पर ही सब कुछ किया धरा रहेगा। ठीक है, चलिए लिखिए स्पर्श व्यंजन। इसी पेज पर हम सब कुछ समझेंगे भी। देखिए, अब स्पर्श व्यंजन को नोट लगा के लिख लीजिए। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन मैं लिख देता हूं यहां पर, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कहा जाता, क्यों कहा जाता है आगे देखिए, अब देखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहां पर आपको लिखने पड़ेंगे सारे के सारे क। अब व्यंजन वर्ण आपको पता है अपने आप में क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, इसलिए इनके नीचे क्या लगता है, हल लगता है। सभी के नीचे हल लगाएंगे अपने, क, ख, ग, घ, ङ। अब आप क्या कहेंगे कि सर स्वरों के बिना इसका उच्चारण ही नहीं होता, आप तो स्वरों के बिना ही बोल रहे हैं इसको। तो समझने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वर का सहारा लेना पड़ता है। अपने आप में ये होते तो अधूरे हैं, परंतु अब हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझने के लिए स्वर का सहारा लेना आवश्यक है। चलिए लिखिए च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और मैं। अब अपने हो गए कितने, 25। इन्हें ही क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो अंतः व्यंजन है, उत्सम व्यंजन है, द्विगुण है, अयोगवा है, इनको साथ साथ में समझेंगे, अर्थात अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम इतना ही समझेंगे, इतना ही जानेंगे। तो इन पर आप फोकस रखिए, क्योंकि हिंदी की शुरुआत ही यहीं से होती है। अगर ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो हिंदी का चाहे कौन सा ही टॉपिक हो आप चुटकियों में कर दोगे। तो चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5, एक लाइन में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। और कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। कितने हो गए, 25। परंतु एक लाइन लिख लीजिए नीचे कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। एक लाइन लिख लीजिए आप साथ में इसके नीचे, मूल स्पर्श व्यंजन। मैं इसको छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, ताकि समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, साथ साथ में आपको दिखता भी रहे। अब देखिए यहां पर एक लाइन लिखिए, क्या, मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। मूल स्पर्श व्यंजन, मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई। आपको परीक्षा में हर दृष्टि से पार पाना पड़ेगा भैया, ठीक है, तब जाके पार पड़ेगी। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, क्यों, मैंने जब तैयारी की तो इसी तरीके से की थी, डीपली तैयारी करनी पड़ती है। आप ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ घंटे पढ़ के नौकरी लग जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप शॉर्ट की तलाश में रहते हैं, शॉर्ट सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। आपको जितना गहराई से पढ़ना है पढ़िए, आप शॉर्टकट की ओर मत जाइए। शॉर्टकट की ओर तब जाइए जब आपको डिटेल में उस चीज़ का पता है, तब जाके आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं और शॉर्टकट निकालने के लिए सीधे चले जाओगे तो आपको शॉर्टकट ही याद रहेगा, बाकी पढ़ा हुआ आपके याद नहीं रहेगा। इसलिए क्या करें, आप पहले उसको डिटेल में पढ़ें, उसके बाद उसका शॉर्ट रूप बनाएं। देखिए मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। मैं ये ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि किस प्रकार तैयारी की जाती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए कि फ्रेशर स्टूडेंट है वो तैयारी किस प्रकार करें। आई बात समझ में, क्योंकि आरएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पता है कि 12 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में,
चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फिलहाल मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 16 होते हैं। ये 16। अब ये जो अंत वाला जो पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है, जो पांचवा वर्ण है, इनको हटा दिया जाए तो पीछे आपको पता है कितने बचेंगे? 4 चौकी 16। इधर वाले जो व्यंजन है ये अपने क्या रहेंगे? इधर वाले जो व्यंजन है ये अपने क्या रहेंगे? मूल स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, मूल स्पर्श व्यंजन कितने रहेंगे? 16। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? चलिए अब इनके वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। आप कौन कौन से वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन से? आप 4-5 बार बोलोगे आपके याद हो जाएंगे। कठिन हिंदी है नहीं, वैज्ञानिक तरीके से समझने जा रहे हैं। कैसे? आप 5 बार बोलिए। क्या बोलेंगे? क च ट त प, क च ट त प, कचट तप, कचट तप, कचट तप। बस आपके याद हो जाएगा। कौन कौन से? लिखिए। सबसे पहले आता है क वर्ग। अब मैं वर्ग लिख रहा हूं, ध्यान रखना। क वर्ग, यहां पर च वर्ग, यहां पर ट वर्ग, यहां पर त, इनके नीचे क्या लगा दीजिए? हलंत लगा दीजिए, वर्ग। और यहां पर प वर्ग। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। कैसे? जैसे आप मान लो अब 10वीं क्लास में हैं, कभी तो अभी नहीं है तो कभी तो की होगी। अब ऐसे समझ लीजिए कि ये क क्लास के बंदे हैं सारे, ये च क्लास के, ये ट क्लास के, ये त क्लास के, ये प क्लास के, ये पहली क्लास के, ये दूसरी के, ये तीसरी के, चौथी के, पांचवी के। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, याद रखिए कचट तप। और इधर वर्ग याद रख लीजिए। कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या रखनी है? जो व्यंजन संधि में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार जो आपके सामने चीज आएगी वो क्या आएगी? देखिए, ये आपको लिखना है प्रथम वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रथम वर्ण। ये अपने हैं द्वितीय वर्ण। कौन से वर्ण? द्वितीय वर्ण। ये हैं सारे के सारे आपके तृतीय वर्ण। कौन से? तृतीय वर्ण। ये के सारे सारे आपके हैं चतुर्थ वर्ण। और ये सारे रहेंगे आपके पंचम वर्ण। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर वर्ण लिखा है मैंने। क्या लिखा है? वर्ण। और ये है वर्ग। इधर तो है वर्ग और इधर है वर्ण। इस चीज को आप दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। ये है वर्ण, ये है वर्ग। अब क वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? क। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ज। ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? न। त वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा? ध। इस प्रकार याद रखिए। आपको इस प्रकार याद करना पड़ेगा। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण। अब मैं बोलूंगा संधि में बार बार कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है, तो आपको ये नियम याद रखिए। पंचम वर्ण क्या है? ग है, तो इसका क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार न का तृतीय क्या हो जाएगा? द। तो इसी तरह आपको याद रखने हैं। मेन बात यही है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इस आधार पर सारी की सारी व्यंजन संधि टिकी हुई है। अब देखिए इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान। आज तक क्या है? उच्चारण स्थान में सबसे भ्रामक स्थितियां, और सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या है? इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। इनके साथ साथ इन तीनों में तो होता ही होता है कि सर इनको कहते क्या है, बोलते क्या है, इनको क्या कहते हैं, नाम क्या है इनका, उच्चारण कहां से होता है, क्या होता है। आई बात समझ में? तो इसको समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे? देखिए, वर्ग हैं 5, वर्ण भी हैं 5, तो आपको पता है उच्चारण स्थान भी कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। जो ये क वर्ग वाली लाइन है ना, ये कहां से बोली जाएगी? देखिए, इसका उच्चारण स्थान मैं इसको हटा देता हूं यहां से। भाई इसको ये पंचवर्ण लिख लेना आप, ठीक है ना। और यहां पर लिखिए उच्चारण स्थान। क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान। क्या लिखिए? उच्चारण स्थान। अब देखिए सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है क वर्ग का, वो होगा अपना कंठ। क्या होगा? कंठ। अब देखिए इसे कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण।
कौन से वर्ण? कंठ्य वर्ण। अब देखिए, अब आप बोल के देखिए, आप मेरी मत मानिए, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। क्यों? क्योंकि हिंदी वैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक तरीके से हम समझ रहे हैं, तो आपको खुद को प्रैक्टिकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप बोल के देखिए कहाँ से बोला जा रहा है, क क क। यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ अपने जो मुंह है उसका। यहाँ पर आपको पता है अपने क्या होते हैं, दांत होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं, दांत हैं। ठीक है, अब छोटा मोटा बन गया तो ऐसे मत कह देना सर मेरे दांत ऐसे नहीं है, ऐसे ही होते हैं सबके लगभग। ठीक है, तो ये जो स्थान है ये कहलाता है अपना कंठ। क्या कहलाता है? कंठ। मैंने ऊपर का नक्शा बनाया, नहीं कि नीचे का। अपना जो जबड़ा है उसके ऊपर का नक्शा बनाया, ऐसे समझना कि ये ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये होता है कंठ। यहाँ से किसकी ध्वनि आती है? यहाँ से आती है कायवृक की ध्वनि। कायवृक कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। बोल के देखिए, क ख ग क ख। आप अकेले बैठे जोर जोर से बोलिए, दिक्कत कहाँ है? जब बोलेंगे, जब करेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? करके देखिए ना, कीजिए। तो ये ध्वनि आ रही है अपनी कहाँ से? कंठ से। अब मेन बात आती है इसकी, ये जो पांचवा अक्षर है, पंचम अक्षर है, पंचमाक्षर है, इसे कैसे बोलेंगे? देखिए, इसे इन पांचों के और भी नाम हैं। क्या नाम है? अब देखिए, इसको लिख लीजिए साथ में याद आता है, वैसे वैसे मैं लिखा रहा हूँ, नोट लगा के लिख लीजिए। पंचमाक्षर को पंचम वर्ण, इसके साथ साथ अनुनासिक और क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिया, निम्न में से नासिकीय व्यंजन है, निम्न में से अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? व्यंजन भी कहते हैं। इस पेज पर सभी चीज आ जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अंत में देखिए भाई, पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? पंचम वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं, नासिकीय वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, नासिकीय वर्ण भी कहते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ तक आई समझ में। अब ये जो नासिकीय वर्ण है ना, पांचों के पांचों, इनकी ध्वनि आती है अनुस्वार की तरह। किसकी तरह आती है? अनुस्वार की तरह। किसकी तरह? जैसे अपने ये बोलते हैं ना, ये इसकी तरह ध्वनि आती है इसकी, परंतु इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ क्या है? कंठ। जब हम इसको बोलेंगे तो कंठ से बोलेंगे। अंग बोलते हैं तो क्या है? पूरा का पूरा शब्द आ जाता है। अंग पूरा शब्द आ जाता है। अपने को पूरा शब्द नहीं बोलना, अपने को सिर्फ, क्योंकि ये लघु ध्वनि है, इसको झटके से बोला जाता है, जैसे क ख ग घ ग, इस प्रकार। यानी कि इसको झटके से बोलेंगे कंठ से, क्योंकि इसमें ए सम्मिलित नहीं है। चलिए, इसकी ध्वनि तो आएगी अनुस्वार की तरह, परंतु बोला कहां से जाएगा? कंठ से। इस स्थान से बोला जाएगा। इस स्थान से बोलने का इसको प्रयास करना। ठीक है, अब देखिए, च वर्ग। च वर्ग का स्थान रहता है अपना तालु। कौन सा? तालु। लिख लीजिए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसे तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। आई बात समझ में? अब देखो, तालव्य, तालु कहाँ होती है? तालु जब आप बोलेंगे ना, च, आप बोल के देखिए, ये अपने क्या मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, अंदर दांत जबड़े के ऊपर देखो, ये मुड़ा हुआ हिस्सा है अंदर, ये डिग्गी सी बनेड़ी है माँ, एक अटा ऊपर लगा से, तो वो क्या होता है? वो तालु होता है। जैसे बोलेंगे च, छ, ज, झ, या, तो ध्वनि अपनी यहां से आएगी। ये पंचमाक्षर इसकी तरह बोला जाएगा, अनुस्वार की तरह बोला जाएगा, परंतु इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है? आपका उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा, और उच्चारण शुद्ध होगा तो आपकी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि भी सही हो जाएगी। चलिए, अब चलते हैं आगे। ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा सर? ट वर्ग का रहेगा मूर्धा। क्या? मूर्धा। लिख लीजिए, मूर्धा। सर ये कौन सा स्थान होता है? मूर्धा। इसे हम मूर्धन्य भी कहते हैं, ध्यान रखना भी। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन। अब आप देखिए, आपने तालु को समझा,
तालु क्या है कि जिस प्रकार हम कोई गोलगप्पा खा लिया कई बार तो अपने आ चीज पटीज है, ठीक है, तो आप पटीज चीज आप मोड़ है नहीं वो मोड़ सो आ चीज की जे तालु आई बात समझे, अटे मोड़ सो है देख ऊपर डिग्गी का नहीं जाओ नहीं यहाँ डिग्गी का नहीं जाओ ऊपर, तो आप कूट है नहीं कूट पर आ चीज तालु कही जाए, आई बात समझ में, तो ये होता है तालु। बोल के देखिए ट ट ठ ड ढ ण, अब बोलेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्थान मूर्धा है, तो ये होता है मूर्धन्य, अर्थात ये स्थान है अपना तालु, क्या कहलाएगा तालु, और इसके पीछे जस्ट जो डिग्गी बनी है ये होता है मूर्धा, क्या होता है मूर्धा। और दांत का आपको पता ही है, दांत का तो आपको पता ही है या नहीं है, तो ये जो तय वर्ग है ये कहां से बोला जाएगा, दांत से बोला जाएगा, इसे क्या कहते हैं दांत से बोला जाता है, कहां से बोला जाता है दांत, इसे दंत्य भी कहते हैं, दंत्य, आई बात समझ में। तो इसको बोल के देखिए आप तय थ द ध न, अब बोलेंगे इसको तो क्या है कि जीभ दांतों को स्पर्श करेगी, ना चाहते हुए भी करेगी, जैसे इन वर्णों को आप बोलेंगे तो जीभ ना चाहते हुए दांतों के स्पर्श करेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं दंत्य वर्ण। अब बात आती है पै वर्ग की, तो पै वर्ग जैसे पै बोलेंगे तो आपको पता है कि दांत के आगे क्या होता है, आपके प्यारे प्यारे होठ होते हैं कि नहीं होते, ये होठ होते हैं प्यारे प्यारे, दोनों होठ जब मिलते हैं तो पै वर्ग की ध्वनि आती है, जैसे पै फ ब भ म। अब जो मैं जब हम बोलते हैं तो ध्वनि नाक से निकलती है, परंतु उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान तो होठ ही है, परंतु जब दोनों होठ आपस में मिलते हैं तब किसकी ध्वनि आती है, मैं की ध्वनि आती है, जो नाकों से निकलती है, अर्थात दूसरे को सुनाई देती है। जैसे आप मैं बोलेंगे तो मुझे ऐसे सुनाएगा कि नाक से बोल रहा है, परंतु ये नासिकीय व्यंजन अवश्य है, परंतु बोला कहां से जा रहा है, दोनों होठ जब मिलते हैं तब मैं वर्ण बोला जाता है, तो इसलिए होठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है होठ, इसे ओष्ठ्य भी कहते हैं, ठीक है ना, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण या ओष्ठ्य व्यंजन, आई बात समझ में यहां तक। तो मित्रों ये था हमारा वर्ग, उच्चारण स्थान और प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। पंचम वर्ण को पंचमाक्षर भी कहते हैं, नासिकीय भी कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए ये जो दो थे अपने अंग और अह, ये आपको पता है कि स्वरों द्वारा भी ढोए जाते हैं और व्यंजनों द्वारा भी ढोए जाते हैं, अर्थात दोनों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त एक छोटी सी बात रहेगी, अब ये देख लीजिए, इसके बाद हम छोटा सा एक टॉपिक रह गया द्विगुण व्यंजन, वो समझ लेते हैं, वो इसके अंदर ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, भी जो द्विगुण अपना व्यंजन है वो है अपना एक तो ड और एक है ढ, इसके नीचे बिंदी लगती है, दोनों के क्या लगती है नीचे बिंदी लगती है। इनका प्रयोग लिख लीजिए नोट लगा के, क्या लिखेंगे आप, इनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं किया जाता, शब्दारंभ में नहीं किया जाता। अब देखिए ये क्या है सर, अब जैसे हम नहीं किया जाता लिख लिया। अब देखिए, अब मैं लिखूं यहां पर ढोलक, क्या लिखा है मैंने ढोलक, एक लिखा मैंने डमरू, आई बात समझ में। तो इन दोनों का प्रयोग क्या शब्दारंभ, जहां से शब्द प्रारंभ होता है उस समय इन दोनों का प्रयोग कतई नहीं किया जाता, किसी भी कीमत पर नहीं किया जाता, किसी भी हालत में नहीं किया जाता। तो ये ढ और ड, इनका प्रयोग शब्दारंभ में किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो सर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग या तो शब्द के बीच में किया जाता है या शब्द के अंत में किया जाता है। कैसे किया जाता है, एक दो उदाहरण लिख लीजिए। जैसे लिखिए, आप रात दिन लिखते ही आए हैं, प्रयोग भी करते आए हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखूं सड़क, तो हम सड़क थोड़ी बोलते हैं, इसको सड़क बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। इसी तरह लड़का, क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, लड़का, यानी कि जीभ अपने आप दूर होती है, पटकती है, फेंका हुआ वर्ण कहते हैं इनको, क्या कहते हैं फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। जैसे सड़क, लड़का, ऐसे बोलते हैं तो ये जीभ अपने आप ऐसे लगता है जैसे कोई करंट लगा ऊपर, अपने आप नीचे आ जाती है, इसलिए इन्हें फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं।
ठीक है। इनको ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात। लिख लेना, ड और ढ इनको ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न जात क्या कहते हैं? इनका एक नाम है ताड़न जात। आई बात समझ में? अब ढ का जैसे मैं लिख रहा हूं हनुमानगढ़, क्या लिखा? हनुमानगढ़, तो इसके नीचे क्या आएगी? बिंदी आएगी। अब ये ढ बोले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ नहीं, हनुमानगढ़। आई बात समझ में? इसी तरह और भी वर्ण देख लीजिए, जैसे चढ़ाई, चढ़ाई। आई बात समझ में? तो चढ़ाई नहीं होता, क्या होता है? चढ़ाई होता है, चढ़ाई। यानी कि इसका प्रयोग बीच में या अंत में किया जाता है, न कि शब्दारंभ में। शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। और बाकी जो नाम चुन रहेगी वहाँ पर थोड़ी देर बाद में, अर्थात अगले वीडियो में देख लेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप मेरे चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आने वाले समय में जैसे ही बन पड़ेगा तो जितने भी अपने टॉपिक कर लिए हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी हम साथ साथ में चलाते रहेंगे। तो बने रहिए प्यारे मित्रों मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।